जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ एडवोकेट वक़ार अहमद अफरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी सेवल साहब से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गैस बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो यानी कि मैक्सिमम नंबर्स वो ले सकें। पास तो इंशाल्लाह वो हो जाना हमारे गैस से, लेकिन मैक्सिमम नंबर हो सके। देखिए, आपका जो सिलेबस है ना, सीपीसी का सिलेबस जो है, वो है आपके सेक्शन प्रीएम्बर से लेकर सेक्शन 12 तक, सेक्शन 15 से लेकर 20 तक, आगे सेक्शन 47, 75, 96, 104 और 115 और 151। ठीक है, ये सेक्शन इसमें दिए हुए हैं। ये इंशाल्लाह इन तमाम में से मैं आपको गैस बताऊंगा। ठीक है ना, ये तो एक एक सेक्शन है, ये आपने एक एक सेक्शन में आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, इनमें से मैं आपको गैस बनाऊंगा दोनों में से। ठीक है ना, ये सारा। और इसके बाद जो है आपके ऑर्डर जो हैं 43, 41, 39, ये सारे जो है ना, इनका मैं आपको इंशाल्लाह जो गैस दूंगा वो आप कीजिएगा, दे बताइएगा फिर आपको इसमें पेपर आया या नहीं आया। इंशाल्लाह आप ये गैस सुन लिया तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा पेपर सीपीसी का पूरा का पूरा आपके 20/20 नंबर आएंगे इंशाल्लाह, बाफजले खुदा। ठीक है, आइए अब हम आपको जो प्रीएम्बल से आपके सेक्शन जो 12 तक आपको गैस बताता हूँ कि इसमें से क्या आ सकता है। ठीक है ना, और आपको समझाऊंगा भी। इस गैस में सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये सेक्शन आपने करने हैं, आपको बताऊंगा भी इस सेक्शन का क्या मतलब है, ताकि आपकी उसी यानी कि जो मतलब कि उसी यानी कि इसी वीडियो में आपका गैस भी हो जाए और साथ आपकी यानी कि वो समझ भी लें उसको, आपको कहीं और से भी पढ़ना ना पड़े। ठीक है, आइए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है ना, 1908 का जो हमने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, इसको हम वैसे सीपीसी भी कहते हैं। ये देखिए, सीपीसी भी कहते हैं, और इसको यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। वैसे अगर इसका एब्रीविएशन बनाया जाए तो ये बनता है सीसीपी बनता है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं द सीपीसी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं बोलते, सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। ये आपने याद रखना है वैसे भी। ठीक है ना, अच्छा, ये आपने जो डेट है ना, ये मस्ट याद करनी है। इसकी जो पासिंग डेट है इसकी 21 मार्च 1908 को। ठीक है, ये करनी नहीं याद, बस ये मैं आपको इसका क्या बता रहा हूँ, आपको गैस बता रहा हूँ आज। ठीक है ना, गैस पेपर बता रहा हूँ, ये आपने करके जाना है। आपका 100% में इंशाल्लाह वो बताऊंगा जो आपके पेपर में आना है, और समझा भी दूंगा साथ। ठीक है, देखिए, एक तो पासिंग डेट 21 मार्च 1908। अब आ जाइए इधर, सेक्शन जो 1 आपने करना है जरूर। सेक्शन जो 1 है ना, ये आपने जरूर करके जाना है। उसकी वजह बताऊं क्या है, इसमें 3 चीजें हैं, शॉर्ट टाइटल भी, कमेंसमेंट भी और एक्सटेंड भी है। शॉर्ट टाइटल क्या है कि इसका नाम जो है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। कोड पहले आता है, उसके बाद सिविल वर्ड आता है, उसके बाद प्रोसीजर आता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। ठीक है ना, जिसका नाम हो गया शॉर्ट टाइटल। अब इसकी कमेंसमेंट क्या है, ये शुरू कब हुआ, लागू कब हुआ, ये देखें। ये देखें, 1 जनवरी 1 जनवरी को 1909 को ये लागू हुआ, कमेंस हुआ 1 जनवरी 1909 को। बना कब है, ये देखें, बना कब है, पास कब हुआ, 21 मार्च 1908 को। और यहाँ पे लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1909 को। ये दोनों डेट्स में आपने फर्क जरूर याद करके जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका गैस यहाँ से सेक्शन 1 का। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। आपने ये देखें, डेफिनेशन वाला आ गया। अब डेफिनेशंस देखें, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया था, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान पे लागू है। ठीक है, एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 एमसीक्यूज आपके आने, इनमें से आपने कोई चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं जी, चलें जी, डेफिनेशन वाला कर लेते हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन वाला क्या करते हैं जी, आइए हम आपको डेफिनेशन वाला करवा देते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूं जी। ये देखें, अब ये जो डेफिनेशन में है ना, इसमें जो आपने कोड जो है ना, कोड, इसमें सिर्फ ये आपने करनी है कोड वाले। कोड मतलब इंक्लूड्स, ये जो कोड है ना, सिविल प्रोसीजर कोड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किस पर मुश्तमिल है, रूल्स पर मुश्तमिल है। आपने ये देखना है। ठीक है ना, बाकी तो याद करना, जो डेफिनेशन याद होगी। अब आगे चलते हैं।
डिक्री वाली है, ये आपने डेफिनेशन करनी ही करनी है। आगे बहुत सारी डेफिनेशन मैंने आपको वैसे ही छुड़वा देनी है। ये डिक्री आपको नहीं करनी है। आपने ये वर्ड पे गौर करें। डिक्री का मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन। एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, एक ज़ाब्ते के मुताबिक लिखा जाता है, जो तरीकाकार के मुताबिक पहले क्या लिखना उसके बाद क्या लिखना, एक तरतीब के साथ। ऑफ एन एडजुडिकेशन, फैसले का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट, जो जिसको कोर्ट एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेसिंग इट, ठीक है। कंक्लूसिवली डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, जिसमें कंक्लूसिवली डिटरमिन द राइट्स ऑफ पार्टी, ये पार्टीज के राइट्स क्या है वो डिटरमिन करती है। देखें मैं बड़े रुक के पढ़ रहा हूँ। राइट्स ऑफ पार्टी कंक्लूसिवली डिटरमिन करती है राइट्स ऑफ पार्टी, ठीक है ना। विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, जो सूट उन्होंने फाइल किया है उसमें जो कंट्रोवर्सी उसके लिए उस के लिहाज से जो भी मामला है, वो कोई एक हो या सब के लिहाज से, वो जो उन पार्टीज के दरमियान कोई कंट्रोवर्सी का मामला होता है, उनके बताती है कि ये राइट आपका, ये राइट आपका है, ठीक है ना। एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी या फाइनल, और जो डिक्री है ना वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। ये देख रहे हैं। अब आपसे ये पूछ सकते हैं या प्रिलिमिनरी जो डिग्री है वो फाइनल डिग्री हो सकती है, होती है या प्रिलिमिनरी होती है। आप नीचे ऑप्शन आ सकता है बोथ, फाइनल, प्रिलिमिनरी। आप कह देंगे बोथ, बोथ वाला ऑप्शन भी ठीक होगा, ठीक है। इट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, अगर कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट कर देती है तो फिर भी वो यानी कि डिग्री में ही ट्रीट होगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 and the order under rules 60, 98, 99, 109 and 103 of the order 21 but shall not include, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि इसमें क्या शामिल होगा, अगर प्लेन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो भी एक डिक्री होगा, और डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन, अगर एक सेक्शन 144 के तहत किसी कोई क्वेश्चन को डिटर्मिन करते हैं तो वो भी डिक्री में होगा। और जो एक रूल 21 जो है, ऑर्डर 21 के रूल 60, 98, 99 और 101 और 103 के तहत जो यानी कि ऑर्डर होगा, ठीक है ना, ऑर्डर दिया जो गया ना, ऑर्डर अंडर रूल्स ऑर्डर होगा जो कोर्ट ऑर्डर करेगी वो भी इसमें शामिल होगा। लेकिन शामिल क्या नहीं होगा, बट इट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड क्या, शैल नॉट इंक्लूड क्या शामिल नहीं होगा, एन एडजुडिकेशन, ऐसा फैसला फ्रॉम विच एन अपील लाइज, ऐसे फैसले खिलाफ जिसके खिलाफ अपील लाइज करती एज एन अपील, अपील के तौर पर फ्रॉम एन ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर वो शामिल नहीं होगा इसमें, यानी कि डिग्री में, मतलब कि जिसके खिलाफ अपील लाई करती है, ठीक है ना, जिसके खिलाफ अपील लाई करती है वो इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसमें क्या शामिल नहीं होगा, एनी ऑर्डर ऑफ द डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये आपने वर्ड याद करके जाना है जरूर, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, इधर से एमसीक्यूज, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या उसने कहा, डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन। आप सवाल आप करते हैं ना, सवाल ये भी आ सकता है कि प्रिलिमिनरी डिग्री कब होती है और फाइनल डिग्री कब होती है, सवाल ये है ना, आपके भी जहन में होगा, और ये आपके एग्जामिनर भी पूछ सकता है। अ डिग्री इज प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी यानी कि मतलब कि अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, उससे पहले कोई ऑर्डर कर दिया उसको, यानी कि डिग्री जो है वो दे दी है। मतलब डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड, अभी सूट कंप्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ, उससे पहले कोई यानी कि क्या है डिग्री दे दी जाए, वो प्रिलिमिनरी होती है। इट इज़ फाइनल, वो डिग्री फाइनल हो जाएगी व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, अगर वो कोर्ट कंप्लीटली सूट को डिस्पोज ऑफ कर देती है तो वो फाइनल हो जाएगी। इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, ये पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो सकती है, ठीक है। इसमें डिग्री होल्डर क्या होता है, जिसके हक में फैसला हो, ये डिग्री होल्डर होता है वो पार्टी जिसके हक में फैसला हो, उसको कहते हैं डिक्री होल्डर। मीन एनी पर्सन इन हुज फेवर, जिसके फेवर में अ डिक्री हैज बीन पास्ड, डिक्री पास्ड होती है, ठीक है ना, और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, या उसके हक में ऐसा ऑर्डर पास किया गया है जो कि जिसको यानी कि कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता हो, ठीक है। आपने ये डिस्ट्रिक्ट वाली डेफिनेशन नहीं करनी,
फॉरेन कोर्ट वाली करनी है। मीन अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आपके आ जाता है अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या है, आपने कहना है कि ये फॉरेन कोर्ट है। विच हैज़ नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान, वो यानी कि इसमें तीन चीज़ें हैं, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, उसमें नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान एंड इज नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, तीन चीज़ें, ये तीन जो इंग्रेडिएंट आपने याद रखने हैं। मतलब कि फॉरेन कोर्ट कौन सी होगी, जो ना पाकिस्तान में हो, यानी बियॉन्ड द पाकिस्तान हो, और ना उसकी अथॉरिटी पाकिस्तान में हो, और वो ना उसको इस्टेब्लिश किया हो फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट कौन, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको इस्टेब्लिश ना किया हो, ना ही उसने उसको कंटिन्यू किया हो, तो फिर वो क्या हो जाएगी, फॉरेन गवर्नमेंट होगी। आपने ये चीज़ें याद करके जानी है। ठीक है, अच्छा जी, इनमें से कोई भी वो खाली जगह, अथॉरिटी इन पाकिस्तान बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड एंड कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी एमसीक्यू छोड़ सकते हैं। ठीक है, फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट मतलब कि मीन द जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट जो भी जजमेंट देगी वो क्या होगी, फॉरेन जजमेंट फैसला सुनाएगी, वो फॉरेन जजमेंट होगी। सिंपल इज दैट, इससे आसान डेफिनेशन कोई नहीं हो सकती, ये आपने भूलनी नहीं है, ये भी करके जानी। गवर्नमेंट प्लेडर जो है ना, ये अपना करें। ठीक है ना, गवर्नमेंट प्लेडर ना करें। गवर्नमेंट प्लेडर जैसे गवर्नमेंट अपने केसेस प्लीड करवाने के लिए अपॉइंट करती है ना, उसको क्या हो जाता है, वो गवर्नमेंट प्लेडर होता है। बस ये आपने याद रखना है। आगे जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। देखिए, आपका अगर एमसीक्यू ये आता है ना कि सीपीसी में, तो फिर आपने ये वर्डिंग को याद रखना है। जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। वहाँ पे आपने अगर सीपीसी के ये आप सीपीसी के पोर्शन में ये आ जाता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, जज तो वो भी है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, सिविल कोर्ट। ठीक है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट, ये आपने वर्ड याद रखना है। ठीक है ना, इसको जज कहते हैं। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, जो जज स्टेटमेंट देता है ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। देखिए ना, ऑर्डर या डिक्री की जो ग्राउंड्स होती है ना, उस पे जो डिटेल होती है वो जजमेंट होती है, जो जज प्रोनाउंस करता है। ठीक है ना, मतलब कि जो जजमेंट होती है वो मुकम्मल डिटेल होती है। जो डिक्री होती है वो जो अदालत ने प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को जो उसमें प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने मांगा होता है ना, उसको जो मिलता है, ठीक है, फैसले में फैसला होता है, उसको डिक्री कहते हैं। जो जजमेंट होती है वो पूरी डिटेल होती है, उसमें सारी, यानी कि एक वकील ने क्या बेस की, दूसरी पार्टी के वकील ने क्या बेस की, इशू क्या फ्रेम हुए, वो सारे कुछ जजमेंट में होते हैं। ठीक है, ये भी आपने करके जानी है। जजमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। ये ग्राउंड्स होती है। जजमेंट क्या होती है, जजमेंट ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये वर्ड्स आपने याद रख करके जाने हैं। इसमें से एमसीक्यूज आएगा। देखिए, पहले मैंने आपको करवाया था कि जजमेंट डेटर करवाया था, ये ऊपर देखें, डिक्री होल्डर करवाया था। अब मैं आपको करवा देता हूँ जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर क्या होता है, जजमेंट डेटर होता है कि जिसके खिलाफ हो वो पार्टी जिसके खिलाफ फैसला हो, उसको कहते हैं। मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम डिक्री हैज बीन पास्ड, जिसके खिलाफ डिक्री पास हो, ऐसे शख्स, उसको क्या कहते हैं, जजमेंट डेटर कहते हैं। या ऐसा ऑर्डर उसके खिलाफ पास हुआ हो जिसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता हो, तो उसको क्या कहते हैं, जजमेंट डेटर कहते हैं। जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर, जिसके हक में डिक्री यानी कि ये फैसला हुआ उसको डिक्री होल्डर कहते हैं, और जिसके खिलाफ जजमेंट पास हुई हो उसको क्या कहते हैं, जजमेंट डेटर कहते हैं। ये आपने याद करके जाने हैं, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप जो सेक्शन है उसको याद रखने की जरूरत है या नहीं, वो अलग बात है, उसको ना करें आप। इसको जो प्रोविजन जो है ना याद कर, बस ये आपको पता होना चाहिए जजमेंट को डेटर किस कहते हैं और डिक्री होल्डर जो है ना वो किसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। illegal representative क्या means a person who in law represent the state of the deceased person and includes any person who oriented medals with the state of the, बस आपने ये नहीं करनी, लेकिन बता दो मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है। अगर देखें एक आदमी जो जिसने सूट किया या जिसके खिलाफ किया गया, उसके जो अगर वो फोत हो जाता है, उसकी जायदाद जिसको मिलती है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। बस इतने आपने याद रखना है इसमें। ठीक है ना,
ये वर्ड जो है ना इसमें स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टी, ये भी आपने याद रखना है। मैं आगे बता देता हूँ, थोड़ा सा और भी है। या स्टेट जो है ना, उसकी जो स्टेट डिवोल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग आर सूट, ठीक है ना, जजिस पर ऑन होम द स्टेट डिवोल्व्स, मतलब जिसको स्टेट जो है ना जायदाद जो मिलती है, ठीक है ना, वो क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, आगे आ जाए जनाब। मेन प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जो मैंने करवाई है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन प्रॉफिट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 एमसीक्यूज बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे पढ़ लें इसको। मेन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन मतलब दोज प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट होते हैं विच द पर्सन इन wrongful possession of such प्रॉपर्टी, के एक शख्स जो अगर एक प्रॉपर्टी के उसके पास प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से वो यानी कि क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, वो रॉन्गफुल तरीके से उसके पास आई है, वो यानी कि रॉन्गफुल पोजेशन उसके पास है। उसके पास वो पोजेशन नहीं होनी चाहिए, पोजेशन किसी उसके ओनर के पास होनी चाहिए, लेकिन वो रॉन्ग पर्सन के पास आई है, तो रॉन्गफुल पोजेशन उसके पास होगी ना। एक्चुअली रिसीव्ड, उसने जो एक्चुअली रिसीव की हुई हो, या माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड, या उसने यानी कि जानबूझ कर जानते हुए उसने रिसीव कर लिया हो, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स, जो उससे प्रॉफिट हासिल हो रहा हो, ठीक है ना, वो, और उस प्रॉफिट पर भी जो उसको इंटरेस्ट हासिल हो रहा हो, वो भी। ये देखिए यहाँ पे बहुत एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बन सकता है। वो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, मेन प्रॉफिट्स में ही में आएगा, लेकिन इसमें मेन प्रॉफिट में क्या शामिल नहीं, बट शैल नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। यहाँ पर एमसीक्यूज एक इस 3 लाइनों में, इन एक आखिरी लाइन में बनता है एक एमसीक्यूज आपका, यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब कि वो एक प्रॉफिट शामिल नहीं होगा अगर वो जिसके पास प्रॉपर्टी है वो उस पर इम्प्रूवमेंट करता है, उसको यानी कि सफेदी करवा देता है, मकान है वो, ठीक है ना, उसके यानी कि उसके उसकी मरम्मत करवा देता है, सारा कुछ करवा देता है, उस पर पैसा लगा देता है, तो उस वजह से अगर कोई उसको यानी कि प्रॉफिट हासिल होता है, तो वो उसमें मेन प्रॉफिट में नहीं आएगा। मेन प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, जिसके पास रॉन्गफुल पोजेशन है ऐसे शख्स के पास, वो अगर इम्प्रूवमेंट करता है उस प्रॉपर्टी में, उसकी वजह से उसको प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वो मेन प्रॉफिट में शामिल नहीं होगा। बात क्लियर होगी, ये आपने याद करके जाना अच्छी तरह से। ठीक है जनाब, चलें जी हम आगे इसको पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं जी क्या है। मूव प्रॉपर्टी ये आपने नहीं करना, बस इतना याद रख लें, ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, अच्छा आगे जी। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये आपने करना है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोड विच इज नॉट अ डिग्री। ठीक है, विच इज नॉट अ डिग्री, जो कि डिग्री नहीं है। बस कोर्ट का जो डिसीजन होता है जो कि नॉट अ डिग्री, वो फॉर्म उसको कहते हैं ऑर्डर। प्लेटर कहते हैं मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल टू अपीयर एंड, ठीक है ना, ये आपने कर लेनी है। एनी पर्सन इंटाइटल टू अपीयर, जो यानी कि जिसके पास यानी कि इंटाइटल हो कि वो कोर्ट में अपीयर हो सकता है, प्लीड कर सकता है फॉर अनदर, किसी दूसरे के लिए इन कोर्ट में, एंड इंक्लूड्स एडवोकेट, वकील एंड अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, ये सारे इसमें शामिल हैं। एडवोकेट वो कह सकता है कि प्लीडर इंक्लूड्स एडवोकेट, वकील एंड अटॉर्नी ऑफ डैश, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आगे लगा आप हाई कोर्ट खाली जगह छोड़ देता है, तो फिर आपने यहाँ पे हाई कोर्ट लिखना है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, ये आपने नहीं करना, भाई इतना याद रख लें, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। पब्लिक ऑफिसर मीन्स, ये भी आपने कर ले, मैं थोड़ी सी करवा देता हूँ। पब्लिक ऑफिसर कौन होता है, मीन्स पर्सन फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एवरी जज पब्लिक ऑफिसर, वो पूछ सकता है कि एवरी जज वो पब्लिक ऑफिसर है या नहीं, आपने कहना है। एवरी पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सर्विस में वो भी क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। बस इतना ही करना है, आगे नहीं जाना आपने। आगे रूल जो है इसकी डेफिनेशन भी आपने नहीं करनी, शेयर इन कोऑपरेशन नहीं करनी, साइन नहीं करनी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जनाब इसमें सेक्शन जो 3 है,
पंजाब अमेंडमेंट ये वाला सेक्शन 3 हायरार्की, ये अमेंडमेंट के मुताबिक जो हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स को कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 3 डील करता है। हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स को कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 3। देखिए पीछे हमने डेफिनेशन वाला जो सेक्शन था 2 वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेक्शन 3 पे आ गए हैं कि हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, ये आपने सेक्शन करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। इसमें एमसीक्यूज बनेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड द हायरार्की ऑफ द सिविल कोड्स शैल बी सेम एज प्रोवाइडेड इन द पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962। तो पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस में 1962 में जो हायरार्की दी गई है ना, वही सिविल कोड की हायरार्की होगी, ठीक है ना। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, ये चीज़, ठीक है ना। ये सारी हायरार्की चलेगी आपकी। जो सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में, यहाँ पर भी एमसीक्यूज बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन से ऑर्डिनेंस में? सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में। ये आपने याद रखना है। 4 नहीं करना, 5 नहीं करना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड, ये अप्लाई होता है या नहीं होता, बस इतना आपने याद रख लेना है। अच्छा, आगे 6 नहीं करना। 6 में 6 करना है, लेकिन 6 ऐसे इधर से 6 क्या है? हाँ, 6 नहीं कि पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन आपने नहीं करना, ठीक है ना। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन आपने नहीं करना। 7 जो है वो भी आपने नहीं करना, वो ओमिटेड है और 8 भी ओमिटेड है, ठीक है। मतलब कितना ये शॉर्ट हो रहा है आपके लिए। मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। सेक्शन जो 9 है ये आपने करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेक्शन 9 देखा हमने, एक से चुटकी में हम सेक्शन 9 पे आ गए हैं। और इसी तरह आपने, मैं गैस बता रहा हूँ, साथ पढ़ा भी रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत दोहरा काम मैं कर रहा हूँ। आपको साथ इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ और साथ साथ आपको क्या बता रहा हूँ, गैस भी बता रहा हूँ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ये जो कहता है कि जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकेटा के कोर्ट की जुरिडिक्शन के हवाले से बात करता है, और जुडिकेटा बात करता है कि अगर एक ऑलरेडी कोर्ट ने सुन लिया है, कोर्ट ने केसेस डिसाइड कर दिया किसी सिविल कोर्ट ने, तो फिर वो उस केस सेम काज पे सेम उस पे पार्टीज के दरमियान है, काज ऑफ एक्शन है, सेम काज ऑफ एक्शन है, सेम पार्टीज के दरमियान है, तो फिर यानी कि सेम मैटर उसके उस पर उसी केस पे दोबारा कोर्ट नहीं सुन सकती, ठीक है ना। ये रेस जुडिकेटा है, मतलब कि वो केस डिसाइडेड है, हो चुका है, एक दफा हो चुका है, तो फिर उसको दोबारा नहीं सुना जा सकता, ये मतलब है। और जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट में कार बारे में बताता है ये सेक्शन 9। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट, जो उसने कहा कि जो सिविल कोर्ट है तमाम सिविल कोर्ट को सुन सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं, अनलेस बार, अगर हाँ, अगर इस कानून में एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि वो बाढ़ है, उसको नहीं सुन, तो फिर नहीं सुनते। अदरवाइज जो कोर्ट्स है ना, कोर्ट से मुराद सिविल कोर्ट्स, ठीक है ना, वो तमाम सूट्स जो सिविल नेचर के हैं वो सारे सुन सकते हैं, ठीक है ना, ट्राई कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं जी। द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन्ड, क्या करेगी? हैव जुरिडिक्शन, उनके पास जुरिडिक्शन है टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर, जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं वो तमाम के तमाम सूट्स उनको क्या कर सकती हैं, सुन सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं, एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली, या उसको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड कर दिया गया हो तो वो नहीं सुन सकती, ठीक है ना। एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड कर दिया गया तो फिर ऐसे सूट नहीं सुन सकते। देखिए, a suit in which the explanation पढ़ लेते हैं। a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature, ये civil nature का सूट है, ठीक है ना। notwithstanding that such right away depend entirely on the decision of the question as to religious rights or ceremony, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये देखो ना, एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, सिविल सूट है, और सिविल सूट कोर्ट सुन सकती है वो, यानी कि अगर एक्सप्रेसली बार्ड ना किया गया हो तो इस नेचर का सिविल केस जो होगा, सूट होगा, वो सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती, तो वो नहीं सुन सकती, वो बार्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेस जुडिकेटा के एक कोर्ट, सिविल कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया है सेम पार्टीज के दरमियान सेम काज ऑफ एक्शन में, तो फिर क्या हुआ, अब ऐसा सूट जो होगा ना, ये तुम्हारा कोर्ट नहीं सुन सकती, ये रेस जुडिकेटा हो गया, मतलब ये एक्सप्रेसली बार्ड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ना अमेंडमेंट में ये बात याद रखी गया, ये पुरानी बुक्स में नहीं होगा, ये नई बुक्स में आपको मैं पढ़ा देता हूँ कि इन सेक्शन 9 जो अभी पढ़ा है, आफ्टर द वर्ड इम्प्लाइडली बार्ड, ये देखो ना इम्प्लाइडली बार्ड लिखा हुआ है, इम्प्लाइडली बार्ड,
इसके बाद क्या लिखा जाएगा, अमेंडमेंट में उन्होंने लिखा है कि इम्प्लाइड बार द वर्ड आर, ये आएगा आर फॉर विच अ जनरल आर स्पेशल लॉ इज इन फोर्स, जनरल आर फॉर विच अ जनरल आर स्पेशल लॉ इज इन फोर्स शैल बी इंसर्टेड। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है ना, ये उसमें इंसर्ट किया जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, या तो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली बार कर दिया गया हो, या कहा गया हो किसी जनरल और स्पेशल लॉ में जो उस वक्त फोर्स है उसमें लिख दिया गया हो कि ये जो सिविल कोर्ट है इस पर, यानी कि इसमें ये जो मैटर है ये मामला नहीं सुन सकती, ये बाढ़ है, ये बाढ़ हो चुका है, तो वो होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल टाइम बाढ़ हो गया फैसला, वो यानी कि लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर एक सूट की मुद्दत 3 साल है, 3 साल के अंदर उसको क्या किया जा सकता है, उसको यानी कि वो डिमांड की जा सकती है पैसे। अगर वो 3 साल के अंदर सूट नहीं करता तो फिर वो टाइम बार्ड हो गया। अब वो क्या है, वो अब सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है तो उसको सुन सके। ठीक है ना, ये चीज़, ठीक है ना, उसको ट्राई नहीं कर सकते। अब इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैसे जनाब, ये देखें। अब ये जो सेक्शन 10 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टे ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट मतलब कि एक सेक्शन 11 जो है वो है रेस जुडिकेटा, ये है रेस सब जुडिस, रेस सब जुडिस, रेस सब जुडिस। इसका मतलब है कि अगर एक मामला कोर्ट में पेंडिंग हो, ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा हो, तो उसके लिए एक नया अलग से सूट क्या है वो फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, किसी कोर्ट में भी। ठीक है, ये जनाब आपने इसका सिंपल सा मीनिंग याद रखना है, मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, इसमें से एमसीक्यूज बनता है। फिर सेक्शन जो 11 जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस जुडिकेटा मतलब कि रेस जुडिकेटा ये है कि एक फैसला हो चुका है, कोर्ट ने डिसाइड कर दी है एक सेम पार्टीज के दरमियान सेम काज ऑफ एक्शन पे, तो उस पे भी दोबारा सूट फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया ये। तो इसमें अब में था आपका 12 तक, मैं इंशाल्लाह आपको जो सेक्शन 12 है बार टू फर्दर सूट पे जो बार होगी वो भी, ठीक है ना, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये 3 सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको वन बाय वन पढ़ाता हूँ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टे ऑफ सूट, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। उसने कहा कोई कोर्ट भी ट्रायल नहीं करेगी ऑफ एनी सूट, किसी भी सूट का, इन विच द मैटर इज इन इशू, जो मैटर इन इशू है ना, इज आल्सो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू, वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू में होना चाहिए। इन द प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में वो हो मामला, बिटवीन द सेम पार्टी, सेम पार्टीज के दरमियान हो, बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम, और एनी ऑफ देम क्लेम, या उनमें से कोई पार्टी भी उसको क्लेम करती हो, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, वो सेम टाइटल जो सूट का पिछला टाइटल चल रहा हो उसमें सेम टाइटल में लिटिगेंट हो, वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम आर अदर कोर्ट इन पाकिस्तान, या वो सेम कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट, पाकिस्तान की किसी भी दूसरी सिविल कोर्ट में वो सूट पेंडिंग चल रहा हो, वो हैविंग जुरिडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड, और उस कोर्ट के पास क्लेम क्या हो, जुरिडिक्शन हो कि वो रिलीफ ग्रांट कर सकती हो, और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड, ठीक है ना, आर कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब मतलब कि अगर कि यानी कि ना एक ऐसी कोर्ट है जो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उसको किसने किया, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, एस्टैब्लिश भी किया हो और कंटिन्यूड भी किया हो, एंड हैविंग द लाइक जुरिडिक्शन, और उसी तरह जुरिडिक्शन उसके पास हो जैसा कि उसके पास सिविल कोर्ट की, पाकिस्तान के अंदर सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन हो, ठीक है ना, आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बात यहाँ में समझ आई, बाद में समझ आई कि यानी कि उसने कहा है, इसमें उसने ये कहा है and where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant a suit, or in any court beyond the limits of Pakistan established or continued by the federal government and having like jurisdiction are before the Supreme Court, ठीक है ना, are before the Supreme Court। मतलब कि अगर एक देखें, अगर एक मामला जो है वो किसी पाकिस्तान की किसी कोर्ट में भी वो
पेंडिंग है, सिविल नेचर का सूट है, वो सेम पार्टीज के दरमियान है, सेम काज उसके सेम काज ऑफ एक्शन है, चल रहा है, वो कोर्ट क्या कर सकती हो, वो कोर्ट रिलीफ ग्रांट कर सकती हो, तो ठीक है ना, ना उस कोर्ट में जिसमें कोर्ट मामला चल रहा है, ना अदर किसी कोर्ट में पाकिस्तान की, वो चाहे बियॉन्ड द लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन हो, लिमिट ऑफ पाकिस्तान हो, जो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान कोर्ट क्यों ना हो, लेकिन वो कोर्ट क्या हो, वो उसको इस्टेब्लिश किसने किया और कंटिन्यू किसने किया, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान, तो फिर वो क्या होता है, वो सूट वो उस कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता। अगर वो कोई कोर्ट फाइल करती, कोई पार्टी करती है, तो वो कोर्ट क्या करेगी, नो कोर्ट शैल प्रोसीड, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, उस पर मैंडेटरी है कि वो उस कोर्ट को उस केस को नहीं चलाएगी, उस केस का दोबारा से नए सिरे से ट्राई नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उस मैटर पे जो है ना कि सूट चल रहा है उस कोर्ट में या दूसरी कोर्ट में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। द पेंडेंसी ऑफ द सूट इन अ फॉरेन कोर्ट does not preclude the courts in Pakistan from trying a suit founded on the same cause of action। उसने कहा है कि पेंडेंसी, अगर एक सूट पेंडेंसी ऑफ द सूट जो है वो इन फॉरेन कोर्ट में क्या है, सूट पेंडिंग है, does not preclude the courts इन पाकिस्तान में आपको केस फाइल करने से नहीं रोकता फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन। सेम काज ऑफ एक्शन पे अगर वो एक सूट एक पार्टी ने क्या किया हुआ है, फॉरेन कोर्ट में किया हुआ है, ठीक ना, फॉरेन कोर्ट में, यहाँ पे देखें फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि वो कोर्ट जो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान हो, लेकिन उसको ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया ना कंटिन्यू किया हो, तो फॉरेन कोर्ट हो गया ना। अगर उधर कोई केस चल रहा उसी नेचर का, उसी सेम पार्टीज के दरमियान सेम टाइटल हो और सेम काज ऑफ एक्शन हो, तो क्या हो, वो अगर केस चलेगा पाकिस्तान में भी चलाना चाहे तो चल सकता है, ये उसको प्रिक्लूड नहीं करेगा वहां से, ठीक है ना, क्योंकि उसको फॉरेन कोर्ट को ना तो पाकिस्तान की वो जुडिक्शन में है, ना तो पाकिस्तान ने उसको इस्टेब्लिश किया है, ना ही कंटिन्यू किया है, ठीक है ना, वो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान जो है ना फॉरेन कोर्ट है, इस वजह से यानी कि वो ये नहीं हो जाएगा कि आप उसको यानी कि आप पाकिस्तान में उसको केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपका एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ वर्ड फॉर वर्ड आपको समझ आई होगी। अब हम सेक्शन रेस जुडिकेटा पे आ जाते हैं। रेस जुडिकेटा कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस जुडिकेटा, नो कोर्ट शैल try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue। कोई कोर्ट सूट ट्राई नहीं करेगी, ठीक है ना, जो मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली जरूरी तौर पर इन इशू में हो, हैज़ बिन डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन फार्मर सूट पहले से वो फार्मर जो ऑलरेडी डिसाइड हो सकता है बिटवीन द सेम पार्टीज के दरमियान, बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे आर और एनी ऑफ देम क्लेम, या वो पार्टीज दो पार्टीज के दरमियान मामला ऑलरेडी कोर्ट में डिसाइड हो चुका है, उनमें से कोई पार्टी उठ के दोबारा यानी कि करने की कोशिश करती है लिटिगेटिंग वो अंडर द सेम टाइटल, वो लिटिगेटिंग हो मतलब केस को ऑलरेडी वो लड़ चुकी हो इन अ कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है ना, इन अ कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, वो सब्सिक्वेंट कि एक कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट है सूट को ट्राई करने की, आर द सूट इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज, या जिसमें सब्सिक्वेंटली वो रेज किया जा सकता है, एंड हैज़ बीन हर्ड और फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। क्या है मतलब कि अगर कोर्ट में एक फैसला ऑलरेडी यानी कि क्या है हो चुका है ना, जुडिकेटा हो चुका है, तो उस कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में कि उसी नेचर का, उसी सेम पार्टीज सेम काज ऑफ एक्शन के का केस जो है वो किसी दूसरी कोर्ट में या उस कोर्ट में नहीं किया जा सकता, वो बाढ़ है, ठीक है ना, ये भी बाढ़ है, सेक्शन 10 भी बाढ़ है, सेक्शन 11 भी बाढ़ है, कोई सिविल कोर्ट नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द एक्सप्रेशन फार्मर सूट shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto। उसने कहा फार्मर सूट मतलब कि फार्मर सूट से यहाँ मुराद ये है कि वो सूट फार्मर होगा। फॉर एग्जांपल अगर दो सूट इंस्टीट्यूट किए गए हैं, उनमें से कोई भी अगर पहले एक डिसाइड हो जाता है,
वो फार्मर सूट है। ज़रूरी नहीं है कि ए ने सूट फाइल किया और बी ने किया। अब बी ने बाद में किया और ए ने पहले किया। बी का जब फैसला अगर पहले हो गया दोनों पार्टी के दरमियान, दोनों केसेस में द सेम पार्टी सेम काज़ ऑफ एक्शन है, तो क्या है उसमें वो बी वाला ही फार्मर सूट समझा जाएगा। ठीक है ना? जो पहले हुआ वो फार्मर सूट समझ नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना जी? ये चीज़ होगी। Explanation 2. For the purpose of this section, the competency of the court shall be determined irrespective of any provision as to the right of the appeal from the decision of the such court. ठीक है ना? तो competency of जो court shall be determined irrespective of any provisions as to the right of the appeal from the decision of the such court. उस कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके उससे यानी कि देखा जाएगा कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट ट्राई करने की है या नहीं है। द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन फार्मर सूट, उसने कहा कि जो मैटर ऊपर है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, फार्मर सूट, इन द फार्मर सूट में होना चाहिए हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड, और उसको दूसरी पार्टी ने डिनाई किया हो या एडमिट किया हो, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर, दूसरी पार्टी ने। ठीक है, वो मैटर ऐसा हो जिसको जो फार्मर कोर्ट में हो और उसको क्या फार्मर सूट फार्मर कोर्ट में हो और उसको दूसरी पार्टी ने ज़्यादा एडमिट किया हो या उसको डिनाई किया हो, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किया हो। ठीक है ना? एक्सप्रेसली या उसको इम्प्लाइडली क्या हो, उसको डिनाई किया गया हो या वो एडमिट किया हो। ठीक है, आगे जनाब explanation number 4. Any matter which might or ought to have been made ground of the defense, या यानी कोई भी मामला जो किसी यानी कि सूट में फार्मर सूट में या तो वो डिफेंस की ग्राउंड बना हो या अटैक की, they shall be deemed to have been matter directly or substantially in issue in such suit. ठीक है, इन सच सूट सब्सटेंशली इन इशू इन सच सूट मतलब कि वो क्या हो, माने कि अगर एक मैटर जो है वो माइट विच माइट आर टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फार्मर सूट, मतलब कि मतलब ये कि वो जो मैटर है, कोई भी मैटर वो फार्मर सूट में वो डिफेंस की या अटैक की बुनियाद बना हो, ग्राउंड्स बना हो, ये हो गया। एनी में रिलीफ, कोई रिलीफ क्लेम्ड इन अ प्लेंट, जो प्लेंट में रिलीफ क्लेम किया गया है, विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री, उसको एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया गया, शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज, उसको रिफ्यूज समझा जाएगा। ठीक है, उसको रिफ्यूज समझा जाएगा। आगे क्या है जनाब कि वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइडे, ये बोनाफाइडे का वर्ड याद रखिएगा, वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइडे इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक राइट, पब्लिक राइट में अच्छा वो क्या कहता है, पब्लिक इंटरेस्ट के केस में चलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शख्स हैं, उनमें बोनाफाइडी वो क्या कहते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक राइट आर प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन अ कॉमन, वो कॉमनली क्या करते हैं, क्लेम करते हैं फॉर देम सेल्फ और अदर, दूसरों के लिए। ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट, वो ऑल पर्सन इन सच राइट में इंटरेस्टेड भी हैं, शेल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग, मतलब कि क्या है, उसने कहा कि जहाँ पर एक ये तमाम शख्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मामला है, उसमें तमाम क्लेम जो करते हैं, जो भी यानी कि उसका रिलीफ क्लेम करते हैं, तो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं या अपने लिए करते हैं तो उनको यही समझा जाएगा, उनको यानी कि उन तमाम को मिल गया है, वो रिलीफ उनको तमाम को मिल गया या रिलीफ तमाम को रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, फॉर द फर्दर सूट, ये देखें अब सेक्शन जो 12 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, वेयर प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड, प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड, प्लेंटिफ जो है वो नहीं है बाय रूल्स उसको प्रीक्लूड कर निकाल लिया जाता है फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट फाइल करने से, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर काज ऑफ एक्शन, किसी काज ऑफ एक्शन की वजह से, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच काज ऑफ एक्शन, उस काज ऑफ एक्शन के हवाले से वो क्या है, वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकेगा, इन एनी कोर्ट टू विच दिस कोड अप्लाइज, किसी भी कोड में जिसमें ये CPC अप्लाई होता है।
ठीक है ना। अब 12(2) की एप्लीकेशन भी होती है, ये देखने क्या है। वेयर अ पर्सन challenges the validity of the judgment, जजमेंट जो आई है उसकी जजमेंट, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करता है, ठीक है ना। उसकी डिग्री को, जजमेंट की डिग्री को, और डिग्री वैलिडिटी ऑफ द डिग्री को क्या करता है, चैलेंज करता है, और ऑर्डर को ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, कि वो जो डिग्री ली गई है वो फ्रॉड के जरिए ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए ली गई है, और वांट ऑफ जुडिक्शन के जरिए ली गई है। ही शैल, वो क्या करेगा, सीक हिज रेमडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन देगा, 12(2) की एप्लीकेशन देगा टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट, जिसने जजमेंट फाइनल पास की उसको, डिग्री पास की उसको, ऑर्डर या ऑर्डर पास किया उसको, एंड नॉट बाय द सेपरेट सूट फाइल नहीं करेगा, बल्कि 12(2) की एप्लीकेशन देगा, पार्टी बन जाएगा, और वो कहेगा कि ये जो है ना, इन्होंने जो डिग्री हासिल की है वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुडिक्शन ही नहीं बनती इस लिए है। तो वो अपना उसको जो रेमेडी चाहिए, वो रेमेडी वो एप्लीकेशन देगा कोर्ट को जिसने डिग्री पास की है उसको, ठीक है ना। सेपरेट सूट फाइल नहीं करेगा, ठीक है। ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अमेंडमेंट के जरिए आया है कि 12(2) में आफ्टर सबसेक्शन 2 के बाद ये सबसेक्शन 3 इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी एमसीक्यूज बनेगा। फॉर द पर्पज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को जो दी गई है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अंडर सबसेक्शन 2, जो अंडर सबसेक्शन 2 एप्लीकेशन दी गई है, क्या होगा, कोर्ट कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द एक्सपीडियस डिस्पोजल, जल्दी उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एप्लीकेशन को अप्लाई सच फेयर प्रोसीजर अप्लाई कर सकती है एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस वारंट, ठीक है ना। एंड शैल अनलेस फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इट रिजेक्ट्स अदरवाइज ऑर्डर एनी इफेक्ट टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड बाय एफिडेविट, ठीक है ना। कोर्ट कह सकती है आप एफिडेविट के जरिए, यानी कि मतलब कि इसको प्रूव करें, इस फैक्ट को, कि ये फ्रॉड है, किस डिग्री ली गई है या मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए डिग्री ली गई है, आप इसको एफिडेविट देकर इसको प्रूव करें, ठीक है ना। कोर्ट मतलब कि उसको इमीडिएटली यानी एक्सपीडियंटली डिस्पोज ऑफ करने के लिए, कि जल्दी आ जाए, कोर्ट का टाइम ज़ाया ना हो, ना ही कोई और टाइम ज़ाया हो, तो उसके लिए, ठीक है। जहाँ तक आपके सिलेबस में था कि प्रीएम्बल से लेकर सेक्शन 12 तक, वो मैंने आपको करवा दिया है जनाब। अब सेक्शन 15 से लेकर 20 तक है, वो मैं जो 15 से 20 तक उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको करवाऊंगा वो अगले क्लिप में, ठीक है। यहाँ तक आपने ज़रूर की, ये 42 to 43 मिनट्स की वीडियो है, मैंने गैस भी बता दिया और साथ आपको बता दिया कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, पूरा समझा भी दिया है। आप ये कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और इन्हीं में से एमसीक्यूज़ बनना है, इन्हीं में से एमसीक्यूज़ बनना है। ये वीडियो आप दिन में 4 दफ़ा रिपीट करके सुनें, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, वक़ार अहमद फ़रीदी को इजाज़त दीजिए, ठीक है ना। हमारा जो अकेडमी का नंबर है वो ये है 0303 7534 561। ये आप याद रखिएगा, आपने पूरा कोर्स लेना हो तो यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।